नमस्कार सूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली इलेक्शंस जो पीछे बीते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। सबसे पहले चाहेंगे कि उस इलेक्शन के बारे में आप बताएं कुछ। देखिए, ये इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने पहले से लीड ली थी, कैंपेनिंग स्टार्ट की थी। लेकिन उसके बाद उसको आम आदमी पार्टी को लगा, जैसे बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट की, आम आदमी पार्टी को लग गया कि हम नहीं जीत पाएंगे। तो और मैंने भी एक असेसमेंट दी थी कि 45 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, 15 आम आदमी पार्टी को मिलेंगी और बाकी कुछ यहाँ चले जाएंगे। कांग्रेस ने तो पहले सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसने सरेंडर करने का पर्पस ये था कि वो चाहती थी कि जो उसके वोटें हैं वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो, वो उनका पर्पस था। और सेम कुछ और पार्टियों से भी आम आदमी पार्टी को अपने कैंडिडेट्स को ऐसा रखा कि सारी वोटें आम आदमी पार्टी को जाए। आम आदमी पार्टी का एक रोल ये था कि उनको भी लगा कि जब उनकी वोटें नहीं थी तो उन्होंने अपना सबसे पहले रखा मुस्लिम वोट्स के ऊपर। उसको पता था कि मुस्लिम वोटें आएंगी तो कम से कम 10-12 सीटें वो जीत पाएंगे, और ये उनका एक प्लान था। और ये बेसिकली जैसे शाहीन बाग वगैरह हुआ, सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के जीतने के चांसेस कोई नहीं थे। लेकिन आखिरी एक हफ्ते में ऐसा लगा कि यहाँ पे बीजेपी के तो कुछ जो लोकल लीडर्स हैं वो कैंपेनिंग नहीं कर रहे, इनके काउंसिल कैंपेनिंग नहीं कर रहे, इनके कुछ कैडर बाहर नहीं निकल रहे, और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज लगी कि आरएसएस विजिबल नहीं थी। एक बड़ा शॉकिंग था। और इवन यहाँ पे बूथ्स को मेंटेन करने के लिए अमित शाह ने बड़ी कैंपेनिंग की, लोग बाहर से लाने पड़े, बाहर से बिहार और वगैरह से लोग आए जो यहाँ बूथ्स को संभाल पाए थे, जो जिसकी वजह से वो इसको इफेक्टिवली नहीं संभाल पाए। लेकिन दूसरी एक बड़ी डिस्टर्बिंग बात थी कि आरएसएस कहाँ है, आरएसएस कहाँ थी, आरएसएस दिखी नहीं इस कैंपेनिंग के अंदर। और एक और बात लगी जब हमने बाद में इन्वेस्टिगेशन की कि इसमें एक मिनिस्टर रहे बीजेपी गवर्नमेंट में जिनका लोग कुछ लगा कि डूबियस इनका रोल रहा, जो आरएसएस के क्लोज हैं, और वो शायद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। आपको अगर याद हो कि 2019 में भी जो इलेक्शन होने वाले थे, वही एक ऐसे मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे जो कि अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा कि उनको पता था कि वोट नहीं जीत पाएंगे, ना ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, और ना ही बीजेपी में ऐसा कोई उनको सपोर्ट टोटल मिल पाएगी। लेकिन आप देखिए, जैसे बीजेपी बार बार जगह जगह लूज की है, इसके कुछ अंदर के लोग हैं जो गवर्नमेंट को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, जीत रहे थे, लग रहा था जीतेंगे, कंफर्टेबली जीतेंगे, उनको भी सैबोटाज किया गया, उनके इलेक्शनिंग को सैबोटाज किया गया। कोई उनके वहां पे एक और मंत्री थे जो उस टाइम पीएम बनना चाहते थे। और मैं आपको एक और बात इसके अंदर करूंगा कि वाजपेयी की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर जब 1996 में शायद उनको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए हुई थी, तो एक वोट से हार गए थे वो। एक वोट से इसलिए हार गए कि अदरवाइज जितनी भी आपकी जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस या बाकी एजेंसीज हैं, वो आईबी स्पेशली गवर्नमेंट को हेल्प करती है, जो भी कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कुछ हो, लेकिन उनको हेल्प नहीं मिली। और वो उसी टाइम पे वो एक जो इनके उस टाइम पे मिनिस्टर थे, उन्होंने वाजपेयी को ऐसा इंश्योर किया वाजपेयी ना जीते। वो ये चाहते थे कि वाजपेयी ना जीते तो वो पीएम बने, आप तो बन नहीं पाए, और उनको आगे भी कोई पोस्ट नहीं मिली। तो ऐसे ही एक जो इनका बीजेपी का जो है अंदर से सैबोटाज किया गया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का कि आरएसएस की तरफ से कोई कैंपेनिंग नहीं की गई। अदरवाइज जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, आरएसएस के कैडर ओपन बाहर दिखे गए, बीजेपी के कैडर दिखे गए। तो ये एक इंटरनल सैबोटेज था। मैं एक बात कहूँगा कि बीजेपी को हराया बीजेपी ने। और मैं कहूँगा दूसरी बात लोगों को कि लोग भी सावधान रहें कि किसी पे डिपेंड ना करें और अपने आप कैंपेनिंग करें, और ये कोशिश करें कि बीजेपी को ऐसी सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। बीजेपी नहीं, हम देखें पीएम मोदी को। चलिए, जिस तरीके से मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी चलो जीत चुकी है और उसकी सरकार भी बन गई है, और सरकार बनते ही जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली में रॉयट्स हो रहे हैं हर जगह। जैसे धरने तो चल रहे थे पहले से ही, लेकिन अब वो रॉयट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। बात क्या थी कि धरने चल रहे थे, धरने चलते भी रहे, कोई बात नहीं। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि इसका एक इंटरनेशनल कोई इशू बने कि वहाँ पे कोई लेडीज बिठा दी इन्होंने, बेशर्मी की हद हो गई मुसलमानों की भी, या जो लेडीज को बिठाना शुरू कर दिया। चलिए वो हो गया। उसके बाद इनको था कि कोई ना कोई आएगा, बीजेपी के लीडर तो जाएंगे नहीं, ना बीजेपी ने बिठाया था, ना बीजेपी का इसमें रोल था। केजरीवाल को शायद कुछ शर्म आ रही है, वो जो नहीं जा रहे, या वो एक अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं वो, क्योंकि लेकिन केजरीवाल जो पिछले 5 साल से अपना टोपी पहन करके, जाली वाली टोपी पहन के जैसे मस्जिदों में जाते रहे, और जैसे उन्होंने मस्जिदों के इमामों के लिए सैलरीज रख दी, सब कुछ रख दिया, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए एक दिन में। कुछ हमारे जो टीवी चैनल्स हैं जो फॉरेन से फंडेड हैं,
उन्होंने उनके हनुमान चालीसा एक दिन पढ़ने को दिखा दिया और लोग, बात तो अजीब बात यह है कि लोग भी उनकी बातों में आ गए। वैसे तो केजरीवाल के जो वोट मेन का शेयर मिला वो मेन उनका था फ्री बीज। फ्री बीज में फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री तीसरा बस की राइड लेडीज़ के लिए। लेकिन आप देखिए इन्होंने लोगों को धोखा दिया। धोखा इसलिए दिया कि इन्होंने लोगों के 3-3 महीने के बिल नहीं भेजे, तो लोगों को लगा कि शायद ये फ्री पे है। लेकिन अब लोगों को सुना कि बिल आ रहे हैं, एक्सॉल्टेड बिल्स आ रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, वो उनको देना पड़ेगा और उनका देना बनता है, उनको पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले बिल नहीं दिए। और दूसरी बात है कि अब केजरीवाल ने उनको एक और फ्री भी दे दिया, फ्री भी दे दिया राइटिंग। दिल्ली के अंदर लोगों के घर चला दिए और ये उनके ही लोग हैं, केजरीवाल के लोग हैं जिन्होंने ये सारा का सारा काम किया है। उनके अपने एमएलए हैं, अमानतुल्लाह खान का नाम आता है और एक और दूसरा एमएलए है, साथ में इनके वो कैडर्स हैं, इनके कैडर बन चुके हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग कर रही थी, इनके पास कैडर नहीं था। इनकी कैंपेनिंग किसने की? पेमेंट देके इनको पेमेंट आया, जो बाहर के लोगों से, इंडिया से, फॉरेन से, जो स्पेशली अपने खलिस्तानी हैं, उन्होंने यहाँ पैसा भेजा है। उनके पैसे से ये लोगों को खरीद करके 500-500 पर डे में कैंपेनिंग कराई है और बीजेपी की कैंपेनिंग हुई नहीं, जिसकी वजह से कोई 200 सीटों से वोटों से हार गया, कोई 500 से हार गया, कोई 300 से हार गया। इस तरीके से ये अपने पावर में आए हैं और इसका जो एक भुगतान तो ये अभी कर ही दिया राइटिंग का। और दिल्ली में लोग तैयार रहे, इनको ऐसे फ्रीबीज और बहुत मिलेंगे। चलिए, जिस तरीके से ये रॉयट्स हुए हैं इसमें बताया जा रहा है कि इसमें पहले भी जैसे धरना प्रदर्शन के अंदर पीछे भी पीएफआई का हाथ रहा, उसके बाद इसके अंदर आईएसआई का भी हाथ रहा है, ये खुफिया एजेंसी बता चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आ रहे हैं ईजिली ये एक्सेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये सब हो रहा है? देखिए, गवर्नमेंट के सपोर्ट से नहीं, इनको पाकिस्तान की सपोर्ट है, कोई कहने की बात ही नहीं। पाकिस्तान ने, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। पहले 80 से इन्होंने लगाया था ब्लीड इंडिया के बाद अब पाकिस्तान ने ये देखा अपने जो इनके यहाँ पे सेल्स थे और फिर हमारे जितने, जब कांग्रेस पार्टी एंटी गवर्नमेंट एंटी कंट्री स्टेटमेंट देने लग गई या उसकी अप्रोच ऐसी हो गई, तो ये सारे के सारे जो लोग और एनकरेज हो गए और उनकी वजह से आप देखिए शाहीन बाग के अंदर कौन थे, कांग्रेस के लीडर आके स्पीच दे रहे हैं, बाहर जाते हैं, पाकिस्तान गए, वहां से बात करके आए कि इनकी गवर्नमेंट गिराओ, हेल्प मांगते, मणिशंकर अय्यर ने किया, शशि थरूर ने यही किया। और उसके बाद आपकी आम आदमी पार्टी का तो रोल वो रहा ही है और कम्युनिस्ट तो है ही। मैं आपको पहले भी कहा कि इंडिया के 2 एनिमी हैं, एक कम्युनिस्ट हैं, एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक पाकिस्तान है। ये दोनों चाइना को सपोर्ट करते हैं कम्युनिस्ट, या कम्युनिस्ट चाइना को सपोर्ट करते हैं, और जितने इस्लामिस्ट हैं वो पाकिस्तान को और हार्डकोर, और पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है। तो ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों मिलने के बाद साथ में केजरीवाल मिले, साथ में कांग्रेस मिल गई, तो एक बड़ी पावर बन गई इंडिया में डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए। तो इनकी सपोर्ट से यहाँ पे जो डिस्टर्बेंसेस है, पाकिस्तान को फ्री हैंड मिल गया। फिर पाकिस्तान के लिए फॉरेन में लोग बैठे हुए, एक जॉर्ज सोरोस हैं जो हंगेरियन है, रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा $1 बिलियन दे दूंगा। मतलब आप समझिए 7,000 करोड़ तो वही खर्चा कर रहे हैं इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। सीए के प्रोटेस्ट के अंदर किया है, शाहीन बाग के अंदर किया, फिर खलिस्तानियों ने बड़ा पैसा फेंका यहाँ पे शाहीन बाग के अंदर भी, और इसके एनकरेज होकर के इन्होंने अब देखिए किस तरीके से लोगों को काटा है। मतलब ये राइटिंग नहीं थी, एक प्री प्लान मर्डर्स थे जो इन लोगों ने किया है। और मैं इसमें पूरा ब्लेम करूंगा केजरीवाल को। केजरीवाल आज बैठ करके बड़े शराफत का मुखौटा पहन करके बैठे हैं, उनको बड़े अनाउंस कर रहे हैं कि इनको 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे मैक्सिमम। भाई पहले आप 1-1 करोड़ बांटते थे, बांटो ना करोड़ों हिंदुओं को, नहीं बांटेंगे। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि सोनिया गांधी, जब एक मुसलमान भी मरा है तो सुना है कि उसके लिए बड़े आंसू बहा रही है सोनिया गांधी, क्योंकि मुस्लिम पे उनके आंसू निकल जाते हैं। तो ये सिचुएशन इन पॉलिटिशियंस ने ख़राब की है कंट्री के अंदर। चलिए, जिस तरीके से धरना के जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली के अंदर, तब तक तो किसी का भी बयान नहीं आया था इसके ऊपर, ना केजरीवाल जी कुछ बोले थे, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से आया था। लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट हो गया, जहाँ पे इतने 30-35 मौतें हो चुकी हैं और अभी और लगातार नालों से, कहीं सीवरों से मिल रही हैं, अभी लाशें मिल रही हैं, ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इस बुरी तरीके से काट के पीस करके रखा गया, इस तरीके से कि पहचान में ना आए। अब आया है इनका बयान कि यदि इसके अंदर कोई इन्वॉल्व, क्योंकि अभी एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं तो उनका नाम आया है, बोले कि इस दंगे में डायरेक्ट वो इन्वॉल्व हैं, उस पर केजरीवाल का ये आया है बयान कि यदि इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो इनको सज़ा दी जाए। देखिए, केजरीवाल के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इन्वॉल्वमेंट है सज़ा उसको मिलेगी। वो तो केजरीवाल सिर्फ एक शो करने के लिए है कि भाई मैं बड़ा सीधा साधा आदमी बन रहा है। ये आदमी वो है जो मुंह में राम राम बगल में छुरी,
सारा दिन नमाज पढ़ना, आखिरी दिन में आकर के एक हनुमान चालीसा पढ़ देना, ये वो हाल है। इस आदमी पे ना भरोसा करना चाहिए, ना ये भरोसे काबिल है। लेकिन अगर इसको यहाँ के लोगों ने किसी रीज़न पे, और मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा कि जो भी एक बीजेपी गवर्नमेंट में अगर कोई मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करे। आरएसएस की और इससे वो उसको रही है तो हम उसको एक्सपोज करेंगे। मैं जरूर अगली 1-2 इंटरव्यू के अंदर उस आदमी को, उस ऑफिसर को, उसको लीडर को एक्सपोज करूंगा। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि आरएसएस की क्रेडिबिलिटी भी आज अंडर क्वेश्चन है। एक ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लोगों के, हिंदुओं के साथ खड़ी होती थी। मुझे याद है कि पहले जो सुना हुआ है कि 47 में आरएसएस ने पार्टीशन के टाइम में कैसा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जनसंघ पार्टी बनी थी। और उसके बाद 60s में जामा मस्जिद में जो भी ये मुल्ला नमाज पढ़ता था वहाँ पे अपना जामा मस्जिद के अंदर, तो उसके ये बुखारी जो था, उसके बाद यहाँ रॉयट्स हुआ करते थे और आरएसएस के लोग वहाँ खड़े होकर के उन रॉयट्स को कंट्रोल करते थे ताकि वो हिंदुओं की दुकानें यहाँ लूटी जाए। आज वो आरएसएस एक टोटल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, क्योंकि शायद इनके दिमाग में कोई दूसरी बातें आ चुकी हैं या कुछ पैसे का या दूसरे इश्यूज आ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने मोदी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया। और आप देख लीजिए जहाँ राइटिंग हुई है, आरएसएस का कोई हाथ ही नहीं है, आरएसएस नजर ही कोई नहीं आई कि आकर के किसी हिंदुओं को बचाने के लिए हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इवन विद वीएचपी आफ्टर सिंगल साहब के, अशोक सिंगल के जाने के बाद वीएचपी भी कोई पावर नहीं रही कुछ है। तो लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी पड़ेगी कुछ काबिल लोगों के साथ। शायद हम भी कोशिश करें उसके अंदर, ताकि जो हिंदुओं की रक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बने जो सबकी की सपोर्ट से बने और सबके साथ स्टैंड करे ऐसी सिचुएशंस के अंदर। चलिए, जिस तरीके से जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे, खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में ही है। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पुलिस की लिमिटेशन है, और जो हमारे यहाँ पुलिस है वो पुलिस एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए, और बहुत और दिक्कतें हैं यहाँ पे जो पुलिस के साथ, जितनी फॉरेन कंट्रीज के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती पुलिस के साथ जो हमारी पुलिस के साथ है। रॉयटिंग के लिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस हमारी रॉयटिंग को हैंडल करने के लिए मतलब ट्रेंड ही नहीं है, इसके पास इक्विपमेंट नहीं है। डंडा लेके भेज देते हैं, अभी तो फिर भी चलो इनको हेलमेट देके भेज दी, डंडा लेके भेज देते हैं राइटिंग को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ से मिसाइलें चल रही हैं, पत्थर चल रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं। ना उन्होंने आंसू गैस छोड़ी, ना इन्होंने गोलियाँ मारी। क्यों? ऊपर से परमिशन नहीं थी, ऊपर से परमिशन ले तो करें। ये जो एक हालात है ना, ये बेसिकली एक बड़े डेंजरस हालात हो चुके हैं पुलिस के लिए। और हम पुलिस को अपनी मरवाने के लिए थोड़ी भेजेंगे आगे। पुलिस में मत भेजो, बैठे रहने दो इसको अंदर। एक होने दो, देश के अंदर अगर वार होता है, जैसे अभी एक ये पठान है एएम का जो लीडर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई अब जो है ना हम बेसिकली यहाँ पे पूरा कब्जा कर लेंगे, मुसलमान फैलाना कब्जा। मैं इसको पठान को ये कहना चाहूँगा, तुम्हारा एक बाप बैठा होता था अयूब खान, जनरल अयूब खान पाकिस्तान का, उसने 1965 में ये कहा था कि हम जब वार करने से पहले अपने जो फोर्सेस को एड्रेस करते हुए ब्रेकफास्ट हम अमृतसर में करेंगे, लंच हम करेंगे इधर में क्या कहते हैं जो आपका कैंट था, हाँ ये अम्बाला कैंट में, और डिनर हम करेंगे लाल किले के ऊपर। ये उसने कहा था। और उसने ये कहा था कि हमारा एक एक फौजी जो है इंडिया के 20 फौजियों के बराबर है। ये उसकी स्टेटमेंट थी। और मैं दूसरी बात बता दूं, उसकी स्टेटमेंट में दम भी था। दम इसलिए था कि उस टाइम पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से स्ट्रांग थी। कैसे स्ट्रांग थी कि उनके पास सेबर जेट थे, उनके पास पैटर्न टैंक्स थे, और इंडिया के पास तोपें भी लेटेस्ट थी। इंडिया के पास कोई, इनको सब यूरोप ने और अमेरिका ने फंडिंग की हुई थी। इंडिया के पास सेकेंड वर्ल्ड वार की तोपें थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के इंडिया के पास प्लेन्स थे जो रात को उड़ नहीं पाते थे, और साथ में इंडिया के पास लिमिटेड सब कुछ सामान था। उसके बावजूद इंडिया जीता बिकॉज ऑफ ब्रेवरी, बिकॉज ऑफ प्लानिंग, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर वो किसी तरीके से अमृतसर को पास कर लेते तो उनकी फौजों को दिल्ली तक, उनके टैंक्स को दिल्ली तक रोकने की इसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ हमारे जवानों ने, हमारे कुछ अफसरों ने इस तरीके से किया कि उनकी सारी फौज को मतलब एक हिसाब से टोटल तबाह कर दिया। और जो 12-13 दिन की लड़ाई थी उसमें से 80% एमुनिशन जो है पाकिस्तानी यूज कर चुके थे। इंडियन के सिर्फ 20% एमुनिशन यूज हुआ था, क्योंकि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जैसे इनकी आदत है लोगों की, जैसे बोलते शोर ज़्यादा मचाते हैं। लेकिन हमारा उस टाइम पे जो आर्मी चीफ थे, एक बंगाली थे, नाम नहीं मुझे याद, उन्होंने पीएम को गलत इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने सीज फायर में मान गए। अगर वो सीज फायर नहीं मानी होती तो इंडिया उस टाइम पोजीशन में था पीओके को लेने की भी। तो ये जो अपने पठान साहब बोल रहे हैं ना, ये इनके पुराने जो दादा परदादा है ना, वो देख चुके हैं
अयूब खान को देख चुके हैं, अयूब खान क्या चीज थी, और ये किसी गलतफहमी में ना रहें। जिस दिन हम उठेंगे, आज हमारे 35% लोग उठे हैं हिंदू, और जिस दिन ये 50% उठ जाएंगे, पठान साहब को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। मैं पठान साहब के बाकी लोगों को भी चैलेंज करता हूं कि इनके जितने जो सपोर्टर हैं, चाहे कांग्रेस में हैं, चाहे आम आदमी पार्टी में है, वो दिल्ली में या इंडिया में गर्दन निकालने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये ऐसी धमकियां देनी बंद करें, और अगर पीसफुली रह सकते हैं रहें, नहीं रहना चाहते तो इनके दूसरे रास्ते खुले हैं जो इनके नजर आ जाएंगे कुछ दिनों बाद। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को अच्छी जानकारी मिली।